अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कैफ फॉर फ्रेशर का 6th लेक्चर है जी। टोटल 10 लेक्चर्स होंगे, आपको आइडिया है। तो आज इंशाल्लाह पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, जो उसके 9 चैप्टर्स थे, वो हमने एंड कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। तो मतलब 5 लेक्चर्स जो हैं इनिशियल, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है। लेक्चर का ये है कि आपने इसको कोशिश करनी है 720 या 1080 पे सुने, ताकि जो कंटेंट है वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए, और इसको फुल स्क्रीन के ऊपर देखें, ताकि आपको कोई बुक वगैरह साथ देखने की नीड ना हो। रन डाउन जो है बिजनेस लॉ के, ये आप लोगों तक पहुंच गए होंगे, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए गए हैं। मजीद किसी को चाहिए हो तो आप मेरे से रब्ता करके या किसी और स्टूडेंट से जिसके पास हो हम ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा जो होता है तकरीबन 45 टू 50, कई बार 55 मार्क्स का भी उसमें से आ जाता है। देन एक और इम्पॉर्टेंट एरिया जो है, 3 चैप्टर्स ये जो पार्टनरशिप के हैं, आज हम 2 करेंगे और कल इंशाल्लाह इसका थर्ड वाला करेंगे। आई कैप की बुक के मुताबिक चैप्टर 11 एंड 12 आज करना है, 13 कल करेंगे। इसमें से भी तकरीबन 15 टू 20 मार्क्स का पेपर आता है आपका, ठीक है। उसमें से मोस्टली जो है केस स्टडीज आती हैं, सिनेरियो आता है, उसको आपने करना होता है। कई बार ये सिंपल भी आ जाते हैं, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन को कैसे देखा जाए और केस स्टडी के क्वेश्चन को कैसे देखा जाए, इसके ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे थोड़ा बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट को देखेंगे तो उसमें आपको कहीं पे वो नजर आ जाएगी इनिशियली, ठीक है जी। चलें आज की क्लिप स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का नेम है। पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन होगी। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान के अंदर 3 तरह के बिजनेस सेटअप आप कर सकते हैं ओनरशिप के एंगल से। एक क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक ही पर्सन होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, सारा कुछ उसी ने करना है, रजिस्टर होने की नीड ही नहीं होती। आप लोगों ने आई में पढ़ा होगा। देन एक सेकंड क्या आ जाता है, पार्टनरशिप आ जाती है, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। मिनिमम 2 लोग होते हैं इसके अंदर। देन एक होती है कंपनी, लिमिटेड कंपनी जिसको हम बोलते हैं। कंपनी को हम पढ़ते हैं जी कंपनी लॉ के अंदर, सी लॉ के अंदर, ठीक है। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी सारा पढ़ा है, उसमें भी आपने कंपनी फॉर्मेशन है, कंपनी के हवाले से बातें नहीं पढ़ी। बेसिकली कंपनी के ऊपर एज ए लीगल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट की जो एप्लीकेशन है वो तो जाहिर है उसी तरह रहेगी, लेकिन कंपनी होती क्या है, उसके अंदर क्या लवाजमात हैं, क्या शेयर होल्डर्स होते हैं, क्या एसेंशियल हैं, वो हमने डिस्कस नहीं किए क्योंकि वो कैफ 7 है, ठीक है। तो कैफ 7 में करेंगे उसको डिस्कस हम। यहाँ पर अब नेचर ऑफ पार्टनरशिप को हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप की क्या नेचर है, किसको कहते हैं, ठीक है जी। चले, मिनिमम 2 लोग मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। कम से कम 2 लोग हैं। मैक्सिमम की लिमिट पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि पार्टनरशिप्स का कानून है पाकिस्तान के अंदर। इस तरह कंपनीज का कानून है, कंपनीज एक्ट 2017। इनकम टैक्स का कानून है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सेल टैक्स का कानून आपने देखा हो, सेल्स टैक्स एक्ट 1990। इसी तरह पार्टनरशिप्स जो पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड करवानी होती हैं, इसका मतलब कि पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन इफ यू वांट टू रजिस्टर दैट, और आपको पता है कि जी आपका कानून आपकी ज्यादा हेल्प तब कर सकता है जब एज एन एविडेंस आपके पास रिटन फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में या रजिस्टर्ड कोई चीज हो। अगर आपकी अनरजिस्टर्ड चीज है, कानून वहां पर भी आपकी हेल्प करेगा, लेकिन ऑब्वियसली फिर वहां पर थोड़ा सा एविडेंस को प्रूफ करना, जो ऑनेस्ट प्रोबेंडी जिसको हम कहते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू गेट रजिस्टर्ड योर पार्टनरशिप। तो अगर आपने पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाया हुआ है तो आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो एप्लीकेबल होगा। और अगर आपने रजिस्टर नहीं भी करवाया होगा, फिर भी उसी की जो क्लॉजेज हैं, उसी की जो प्रोविजंस है, वो आपके ऊपर अप्लाई होंगी अगर इन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, ठीक है जी। तो मिनिमम 2 लोग होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मैक्सिमम नंबर की लिमिट नहीं बताई हुई कि मैक्सिमम कितने होते हैं। ये लिमिट फिर हमें कौन बताता है, कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट 2017 है जी, जो कि कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। वहां पर जाके असल में एक और एंगल से बात की गई है। वहां पर मैं आपको बता देता हूँ, जब आप कैफ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहां पर भी आप ये चीज को फिर देखेंगे। कंपनीज एक्ट के अंदर ये बात की गई है कि भाई कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस अगर 20 से ज्यादा लोगों पर हो, और कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस जो बैंकिंग का काम कर रहा हो 10 से ज्यादा लोगों पर हो, तो वो पार्टनरशिप नहीं रह सकता, उसको कंपनी बनाना लाजमी है। वहां पर असल में कंपनी किन लोगों के लिए लाजमी है उसकी बात की गई है। बात समझ आ रही है आपको कि कंपनीज उन लोगों के ऊपर लाजमी है जो, अगर बाकी भी काफी चीजें बताई हुई हैं, लेकिन पार्टनरशिप के हवाले से बात ये की है कि अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है और 20 से ज्यादा हो गए, 20 से ज्यादा लोग हो गए, देन यू कैन नॉट रन इट एज अ पार्टनरशिप, यू मस्ट हैव टू फॉर्म अ लिमिटेड कंपनी। ये वहां पे बात की। तो वहां से फिर हमने बात अखज की है। पार्टनरशिप एक्ट में नहीं मैंने बताया कि 2 से लेकर 20 तक बंदे हो। हमें कंपनीज एक्ट ने इनडायरेक्टली ये बात कर दी है कि भाई आप 20 से ज्यादा वाली पार्टनरशिप नहीं रख सकते। और अगर आप बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं, देन 10 से ज्यादा वाली पार्टनरशिप नहीं रख सकते। लेकिन अगर यू आर अ प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल हैं और आपने लोग मिला दिए अपने साथ,
प्रोफेशनल मतलब लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ठीक, जिनकी आमतौर पर कोई ना कोई बॉडी में पेरेंट बॉडी होती है जो उसको प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। इन दैट केस देयर इज नो लिमिट टू पार्टनर्स। वहां पे आप 100 बंदा, 200 बंदा, 500 बंदा मिलकर पार्टनरशिप बना सकते हैं। आप समझ लेंगे उनको एक सेक्शन दी गई। बात आ गई थी आपको समझ? ठीक है। देन आपका क्या है कि अगर ये जो सारे मिलके उनको फर्म कहा जाता है। पार्टनरशिप की अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा आई के अंदर भी, क्योंकि अभी आई गेस आप लोग कैफ 7 ही पढ़े, जिन लोगों ने कैफ 7 पढ़ लिया उनको थोड़ी ज़्यादा समझ आ गई होगी इस चीज़ की कि जो कंपनी होती है उसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं बिकॉज इट हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी। हम कहते हैं कि कंपनी भी अलग से कानूनी तौर पर एक इंसान ही है। जिस तरह एक इंसान जॉब कर सकता है, इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इंसान कर्जा ले दे सकता है, जो जो कर सकता है काम बिजनेस के अंदर, कंपनी भी सब कुछ कर सकती है। ऑब्वियसली कंपनी के बिहाफ पे उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स वगैरह करते हैं, लेकिन कंपनी कर रही होती है। बैंक पे कौन लायबिलिटी किसके ऊपर आ रही होती है? सारी की सारी कंपनी के ऊपर आ रही होती है। तो लेकिन फर्म जो है, पार्टनरशिप जो है, इस केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है तमाम पार्टनर्स की। हमने जॉइंट प्रोमिसेस पढ़ा हुआ है, आपको आइडिया है। जॉइंट प्रोमिसेस में क्या होता है? सेवरली और जॉइंटली लायबल। ऐसे ही है, मतलब है कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो इधर भी वही वाला सिनेरियो है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। फर्म या पार्टनरशिप इटसेल्फ इज नथिंग। इटसेल्फ को उसका कोई नाम नहीं है, कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि पार्टनर्स को ही इकट्ठे मिला के फर्म बोल दिया जाता है। मतलब जैसे कि हमने अगर 50 बंदे हैं, उनको अलग अलग बुलाने की बजाय, पाकिस्तान टीम में 11 प्लेयर्स हैं उनके अंदर, हम उनको अलग अलग बुलाने की बजाय, ठीक है, हम कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हम एक वर्ड यूज कर देते हैं। कोई क्लास का बैच होता है 50 लोगों का, 30 लोगों का, उनको अलग अलग बुलाने के बजाय हम कहते हैं बैच 1, बैच 2, ठीक है। तो इसी तरह ही एक वर्ड निकाला गया फर्म का। फर्म का मतलब क्या है? कलेक्टिवली पार्टनर्स को फर्म बोलना है। लेकिन अलग से अगर आप कहोगे फर्म का क्या कोई स्टेटस है? नहीं है। क्या बतौर फर्म इटसेल्फ वो किसी कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कर सकती है? अकेली नहीं कर सकती, बेसिकली वो पार्टनर्स ने ही करना होता है, ठीक है। क्या वो फर्म किसी कंपनी की या किसी और फर्म की पार्टनर या शेयर होल्डर बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके पार्टनर्स ही बनाएंगे जो भी बनना है। पार्टनर 10 हैं, उसमें से 10 के 10 बनना चाहते हैं बन जाए, 2 का दिल करता है बनना है वो बन जाए, ठीक है। बात आई गेस आपको समझ आ गई है, ठीक है। देन जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी और शेयरिंग रेवेन्यू ऑफ जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी इज नॉट अ पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप जो है उसके नीचे भी हम टेस्ट भी पढ़ेंगे। टेस्ट से मुराद है कि ये एसेंशियल्स हैं, उसके 5 एसेंशियल्स हैं। 5 एसेंशियल्स आपके पूरे होने चाहिए, देन आप जो है पार्टनरशिप कहला सकते हैं, अदरवाइज नहीं कहला सकते। तो अगर आप सिर्फ जॉइंटली कोई प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, उससे आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं, बल्कि आप रेवेन्यू को आपस में बांट रहे हैं, यू आर नॉट रनिंग अ पार्टनरशिप, ठीक है, क्योंकि ये उसके एसेंशियल्स में नहीं है। देन रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड बैंक फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर आप सिर्फ बैंक के साथ रिलेशन क्या है कि आपने बैंक में पैसे रखवाए हुए सेविंग अकाउंट में, आपको वहां से प्रॉफिट आ रहा है, आप कहेंगे नहीं वाह जी वाह मुझे तो प्रॉफिट आ रहा है। कानून भाई ये कहता है कि नहीं, कानून ने बल्कि बैंक के केस में तो स्पेसिफिकली एक प्रोविजन भी डाल दिया है कि बैंक के साथ आपका जो ये रिलेशन होता है वो उसको आप प्रॉफिट बेशक उसमें से अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसके पार्टनर नहीं बन जाते। कई बार बैंक आपको कर्जा देता है, वो कहते हैं यार कर्जे में आप इंटरेस्ट की बजाय मुझे जो प्रॉफिट होगा उसमें से शेयर दे देना। अब आप उसको शेयर दे रहे हो, लेकिन बैंक इज नॉट योर पार्टनर, सही है, उसने सिंपल आपको क्या दिया? कर्जा दिया। क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, इट्स जस्ट अ परसुएसिव एविडेंस। इसका आपने वो वर्ड सुना होगा प्रीमा फेशी, सही है, प्रीमा फेशी एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है पार्टनर होने का। कंक्लूसिव एविडेंस के लिए 5 के 5 एसेंशियल्स का होना जरूरी है। देन एक बहुत जरूरी बात है कि पार्टनरशिप्स आर नॉट फाउंड बाय स्टेटस ऑफ लॉ और इनहेरिटेंस। ये नहीं हो सकता कि वालिद साहब पार्टनर थे, उनकी डेथ के बाद या उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया है या रिटायर हो गया 60 साल की एज में जाके, अब उनका बेटा आके ऑटोमेटिकली कहेगा भाई मैं पार्टनर बन गया। नहीं हो सकता, ना ही कोई कानून किसी को ऑटोमेटिकली पार्टनर बना सकता है कि विरासत में आप बन गए। पार्टनर अगर आपने बनना है तो इट मस्ट बी फॉर्म थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि आपको पता है कि एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट वर्ड यूज होता है टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया होगा तो आप इसको एग्रीमेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक एडवांस फेज है, उसका एडवांस स्टेज है एग्रीमेंट की। तो अगर आप एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से बनती है, सिर्फ स्टेटस ऑफ लॉ या इनहेरिटेंस से नहीं बनती। चलिए आप क्विकली जरा टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लेते हैं। 5 टेस्ट हैं। सबसे पहले क्या? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। पर्संस मतलब कम से कम 2 लोग मिलकर करेंगे। तो हमें बताइए कि आमतौर पे 2 से लेकर 20, बैंकिंग के केस में 2 से लेकर 10 और प्रोफेशंस के केस में
कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी लोग आपस में मिल जाएं। लेकिन ये वाली जो चीज, ये जो लिमिट्स हैं, किसने भाई बताई हुई हैं? ये कंपनीज एक्ट ने बताई हुई हैं, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2017 ने बताई हैं। ये आपको पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता, ये हमने अभी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। देन दूसरा एसेंशियल क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को बेहतर वर्ड क्या है? आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट भाई होना चाहिए, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप नहीं बन सकती, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है अगर रजिस्टर करवानी हो चीज तो फिर वो एक्सप्रेस होनी चाहिए। एक्सप्रेस होती है तो एक आप एग्रीमेंट आपस में लिख के करते हैं, उस लिखे हुए एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड, मुआहिदा। डीड कहते हैं मुआहिदे को, आप उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ मेरे से उनको मैंने पार्टनरशिप डीड भी दिखाई भी हुई है प्रैक्टिकली किस तरह की होती है, तो वो आप बाकी गूगल वगैरह भी कर सकते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा। मैंने तुम्हें वो अपनी कोई मतलब मेरे क्लाइंट की वो दिखाई थी, उसको कॉन्फिडेंशियल रख के। अच्छा, देन पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन्स फर्म। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर यही होता है, स्टॉक पे फर्म नेम आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्टनर्स कौन कौन से हैं, अथॉरिटीज कौन कौन सी, उनकी रिस्पांसिबिलिटीज कौन सी हैं, राइट्स कौन से हैं, कौन बंदा कितना पैसा लगा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग किस तरह की होगी, लॉस शेयरिंग होगी या नहीं होगी, किस तरह करनी है, ये बातें डिस्कस उसके अंदर हो जाती हैं। देन बिजनेस कौन सा करना है, बिजनेस के अंदर जो चेंजेस लेके आनी है वो किस तरह लेकर आनी है, कोई नया पार्टनर ऐड करना है तो उसका तरीका कर क्या है, किसी पार्टनर को निकालना है तो उसका तरीका कर क्या है, ड्राइंग्स किस तरह लेंगे, बात आ रही समझ। तो ये सारी बातें आप उसमें आमतौर पे लिखी होती हैं, बाकी बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती चीजें, आप जितनी मर्जी चीजें इसके अंदर ऐड कर लो। बस ये होता है कि तमाम पार्टनर्स का उसके ऊपर एग्री होना जरूरी है, अदरवाइज कोई एक पार्टनर भी कहेगा इस बारे में मैं नहीं मान रहा, आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है, तो अगर एग्री ही नहीं है कोई बंदा तो आप उसको जबरदस्ती पार्टनर नहीं बना सकते। क्लियर है? देन इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड मौजूद ही नहीं है या पार्टनरशिप डीड के अंदर किसी खास नुक्ते के ऊपर कोई बात नहीं की गई, खामोश है पार्टनरशिप, मिसाल के तौर पे एक तो अगर है ही नहीं, वो तो सिंपल बात है, तो फिर आपके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस। मतलब है कि आपने रजिस्टर्ड ही नहीं कराई, पार्टनरशिप डीड ही नहीं आपने बनाया रिटर्न में, इम्प्लाइडली या ओरली आपने आपस में एग्री किया हुआ था, अब आपको कोई फटा हो गया आपस में, लेकिन पता नहीं है कि उसके ऊपर हल किस तरह किया जाए। या तो होता ना एग्रीमेंट के ऊपर लिखा होता है, आप सिंपल देखें, आप देखें उसके अंदर हमने ये बात की थी, इसको अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अगर एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, देन आप अदालत में जाएंगे, अदालत क्या चीज देखेगी? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक फैसला करेगी। क्लियर बात? लेकिन दूसरी बात है कि पार्टनरशिप डीड तो थी, लेकिन किसी खास नुक्ते के ऊपर वहां पे बात नहीं हुई। मिसाल के तौर पे आप ये कहेंगे वहां पर आपने ये नहीं दिखा कि अगर कोई पार्टनर काम भी करेगा फुल टाइम 8 घंटे तो उसको पैसे मिलने हैं नहीं मिलने हैं, बात आ रही समझ? ये आपने वहां पे नहीं लिखा हुआ। अब आप फिर पार्टनरशिप एक्ट की तरफ जाएंगे कि भाई उसके अंदर क्या बात बयान की गई है, ठीक है। आपने नए पार्टनर को ऐड किस तरह करना है, आपने तरीकाकार वजह नहीं किया एग्रीमेंट के अंदर, कोई बात नहीं, पार्टनरशिप एक्ट आपको बताएगा आपने किस तरह करना है। तो इसका मतलब कोई भी चीज मिसिंग है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो देन कौन सी चीज अप्लाई होगी? पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। दो इसेंशियल्स हमने पढ़ ली है। पहला कौन सा था आपका? एसोसिएशन ऑफ पर्संस, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, लिमिट्स आपने याद रखनी है। और ये लिमिट्स अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में एक बार एमसीक्यू आया हुआ है, ये लिमिट्स कौन बताता है आपको? कंपनीज एक्ट 2017 बताता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं बताता, ठीक है। देन हमने एग्रीमेंट पढ़ लिया कि एग्रीमेंट से पार्टनरशिप बनती है, बाय लॉ नहीं बनती, बाय इनहेरिटेंस नहीं बनती, ठीक है। एग्रीमेंट सबका होना चाहिए। देन आगे कैरिंग ऑन बिजनेस, अब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने कैरिंग ऑन मतलब इंग्लिश में अगर हम बात करें बिजनेस हो रहा हो उस वक्त, चलता हुआ बिजनेस हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप किसी पास्ट के बिजनेस की अब जाके पार्टनरशिप नहीं कर सकते, आप किसी फ्यूचर के बिजनेस की अब जाके पार्टनरशिप नहीं कर सकते। एग्जांपल ले लें कि जी 3 लोग मिले आपस में, उन्होंने कहा जो 2 साल पहले हमने जो काम किया था ना, ठीक है, और हमने उससे कुछ पैसे कमाए थे, आज हम आपस में रेटिफाई कर लेते हैं। रेटिफाई से मुराद क्या होता है? अप्रूव कर लेना किसी पुरानी चीज को। आपने कहा तीनों ने कि भाई हम रेटिफाई कर लेते हैं कि उस वक्त से हमारी पार्टनरशिप है। कानून कहता है नहीं भाई, पास्ट वाले के ऊपर पार्टनरशिप आपकी नहीं होगी, अभी से आप करें, अभी मतलब इधर एग्री करें, साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये तो बात समझ आती है, ठीक है। या आप कहेंगे फ्यूचर में 2 या 4 साल में 6 महीने बाद हम कोई बिजनेस करेंगे, चलें आज ही पार्टनरशिप कर लेते हैं। नहीं भाई, जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उस वक्त करना है, क्योंकि कैरिंग ऑन बिजनेस इज एन एसेंशियल। क्लियर है बात? होपफुली आपको आ गई होगी समझ। बिजनेस के अंदर कोई भी लॉफुल बिजनेस आपको पता है हो सकता है। 3 एसेंशियल्स हो गए। चौथा क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को शेयर करना इज मस्ट। लॉस को शेयर करना लाजमी नहीं है, हो सकता है कोई पार्टनर के भाई मैं सिर्फ प्रॉफिट शेयर करूंगा, कोई इशू नहीं, लेकिन लॉस को शेयर करना लाजमी नहीं है, प्रॉफिट को शेयर करना मस्ट है। इसकी वजह से एक एक्सेप्शन हम अब नीचे पढ़ लेंगे, लेकिन जनरली प्रॉफिट को शेयर करना क्या है? इज एन एसेंशियल टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। दूसरे नंबर पे कैपिटल इन्वेस्ट करना, पैसा इन्वेस्ट करना भी एसेंशियल नहीं है, प्रॉफिट शेयर करना एसेंशियल है। बात आ रही है समझ?
कि भाई हो सकता है कोई पार्टनर ऐसा हो गया कि यार मैं लॉस नहीं कोई भी बियर करूंगा, प्रॉफिट बस मुझे मिलना चाहिए। क्या वो पार्टनरशिप मतलब लेट्स अज्यूम कि बाकी चीजें भी जो चार हैं वो भी मौजूद है एसेंशियल, तो पांचवी ये वाली के अंदर वो आके कहता है कि जी लॉस मैंने बियर करूंगा, सिर्फ प्रॉफिट बियर करूंगा या प्रॉफिट लूंगा। पार्टनरशिप है, बिल्कुल है। एक बंदा कहता है यार मैं प्रॉफिट शेयर करूंगा, लॉस भी शेयर करूंगा, मैं पैसा कोई इन्वेस्ट नहीं करूंगा, या मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं लॉस भी शेयर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रॉफिट शेयर करूंगा, और बाकी भी चार एसेंशियल्स मौजूद है। क्या ये पार्टनरशिप है? एग्जैक्टली बिल्कुल है। ठीक है, प्रॉफिट शेयर करना इज मस्ट। पार्टनर्स मस्ट शेयर प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ शेयरिंग एनी लॉस और कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। पहली लाइन में हमने लिख दी है। ठीक है जी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अब आगे वही बात आ गई जो हमने थोड़ी देर पहले बैंक में की थी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्रीमा फेशी एविडेंस। प्रीमा फेशी से मुराद क्या है कि बज़ाहिरन पहली नजर में आपको जो है वो लग रहा है कि यार पार्टनरशिप है, एक ऐसा एविडेंस है जो आपको पहली नजर में जो बज़ाहिरन ये चीज नजर आ रही है कि आगे शायद पार्टनरशिप है, लेकिन हर बंदा जो प्रॉफिट शेयर करता है वो लाजमी नहीं है कि आपका पार्टनर हो। इसलिए उसने लिखा है कि इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, हतमी वो एविडेंस सबूत आपका ये नहीं है। ठीक है, जैसे उसने एग्जांपल दी। अच्छा, ये जो एग्जांपल्स है ना, ये तकरीबन बहुत बार पेपर में आई, 8-10 बार तो आई हुई है पास्ट पेपर्स में, कि ये कौन से सिनेरियोज हैं। या तो ये लिखा होता है कि शेयर को प्रॉफिट इज अ प्रीमा फेशी एविडेंस एंड नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। एक्सप्लेन करें। अब एक्सप्लेन आपने करना है और साथ ही आपने बता भी देना है। पहले तो आपने एक्सप्लेन इस तरह करना है कि भाई एसेंशियल्स सारे के सारे मौजूद होने चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने से आप पार्टनर नहीं बन जाते। देन आप एग्जांपल भी देंगे, या फलां एग्जांपल है, या कई बार सीधा आ जाता है कौन से केसेस हैं इसके अंदर प्रॉफिट शेयर हो रहा है लेकिन वो पार्टनर नहीं है। तो ये 6 हैं। जैसे लेंडर ऑफ मनी रिसीविंग प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट। लेंडर किसको कहते हैं? इसने कर्जा आपको दिया होता है। ठीक है, उसने आपको कर्जा दिया हुआ है, बदले में प्रॉफिट ले रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा आपसे, तो भाई लेंडर है, वो पार्टनर थोड़ी हो गया। सही है, तो प्रॉफिट तो मिल रहा है उसको, लेकिन पार्टनर नहीं है इस केस में। दूसरा, सर्वेंट और एजेंट एज रेम्युनरेशन। आपको कोई सर्वेंट है या कोई एजेंट है, आपने कहा जो भी प्रॉफिट आएगा उसका इतना शेयर तुम्हें, जितनी भी तुम सेल करोगे उसमें से जो प्रॉफिट मिलेगा उसका इतना कमीशन मैं तुम्हें दूंगा प्रॉफिट में से। अब आप उसको प्रॉफिट तो दे रहे हो, लेकिन क्या वो आपका पार्टनर है? नहीं भाई, वो आपका एम्प्लॉय है। देन विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज पार्टनर एज एन्युटी। कोई पार्टनर का फोत हो गया, आपने सबने मिलकर एग्री किया गया चलो इसके बच्चे को या इसके जो इसकी बेवा है डिसीज्ड की विडो है उसको हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एन्युटी या कोई मतलब महीने बाद 2 महीने बाद इकट्ठे पैसे हम इस तरह देते रहेंगे, फिक्स अमाउंट तो देते रहे भाई। अब प्रॉफिट तो उसको भी मिल रहा है, लेकिन क्या वो आपकी पार्टनर बन गई है, या वो बच्चा आपका पार्टनर बन गया? नहीं बन रहा। ठीक है, ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, आगे जाके पढ़ भी लेंगे क्या होता है ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। से बता रहा है कि पार्टनर ने अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो प्रॉफिट है, किसी और के नाम किया हुआ है, पार्टनरशिप नाम नहीं की। सिंपल ये कहा कि यार लायबिलिटी वगैरह सारा कुछ मैं जिम्मा लूंगा, लेकिन जो मेरा प्रॉफिट है मेरी बजाय इसको दे देना। या मुझे 100 रुपये प्रॉफिट आता है, मतलब जितने लेट्स से 30% मुझे प्रॉफिट आता है, उसमें से जो है ना 20% हिस्सा उसका 10% मुझे दे देना। ठीक है, तो अब इसमें भी वो ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट है, इज नॉट अ पार्टनर, ऑल्दो उसको प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है। देन अ माइनर हु इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, ये आगे जाके हम पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें एक नुकता याद रखना, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के अंदर आप माइनर को ऐड कर सकते हो टू बेनिफिट्स। बेनिफिट्स से मुराद क्या है? किसी माइनर को ऐड किया भाई आपको सिर्फ प्रॉफिट मिलेंगे, लेकिन नए सिरे से पार्टनरशिप नहीं बना सकते कि आप यार चलो आज से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आज से पार्टनरशिप करते हैं, 2 बंदे हम मेजर हैं, हम पार्टनर्स हैं, ठीक है, और जो थर्ड वाला माइनर है इसको सिर्फ बेनिफिट्स में है। इस तरह नहीं होगा, पहले से पार्टनरशिप चल रही हो उसके अंदर आप उसको ऐड करेंगे। क्या माइनर को आप पार्टनर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि माइनर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। इसी तरह अनसाउंड माइंड पर्सन भी। तो ये लोग जो हैं पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। क्लियर है की बात? अगर आप माइनर को ऐड करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसको पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में मतलब प्रॉफिट वगैरह में ऐड कर सकते हैं, वो भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, पहले से पार्टनरशिप चल रही है उसके अंदर ऐड करें। क्लियर है? देन अब देखिए माइनर को प्रॉफिट तो मिल रहा है, लेकिन क्या वो पार्टनर है? नहीं है। देन लास्ट क्या, प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल और इट्स शेयर। किसी बंदे ने आपको अपना बिजनेस सेल कर दिया है, गुड पूरे का पूरा बिजनेस सेल कर दिया या कुछ हिस्सा सेल किया, उसने कहा यार ऐसे है कि तुम इसको चलाओ, लेकिन अगले 5 साल में क्योंकि मेरा भी नाम ही है इसके अंदर, तो हम एग्री कर लेते हैं, अगर आप चाहो तो आप फिर मुझे इतने पैसे देते रहना, आप 10 करोड़ में आप ही दे दो, बाकी अगले 5 साल तक आपने क्या करना है, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ करेगा उसमें से 5 या 10 15 20% जो भी है वो आपने मुझे देते रहना। अब आप देखिए उसको प्रॉफिट तो आप दे रहे हो, लेकिन क्या वो आपको पार्टनर है? नहीं, क्योंकि आपकी अलग अरेंजमेंट हुई है उसके साथ। तो ये भाई कुछ 6 एग्जांपल्स हमने डिटेल में डिस्कस ये कर लिए हैं। 5वां एसेंशियल्स, बड़ा ही जरूरी एसेंशियल क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? हर पार्टनर दूसरे का एजेंट है। हमने चैप्टर 10 जो है एजेंसी का वो पढ़ लिया है। एजेंट क्या होता है? जो किसी दूसरे के बिहाफ पे काम करता है और उसको बाउंड कर देता है।
मतलब है कि एक एजेंट ने जो भी काम किया है अपनी इम्प्लाइड या एक्सप्रेस अथॉरिटी के अंदर, प्रिंसिपल उससे फाइंड हो गया ना, उसको काउंट कर दिया है हमने। ठीक है, बात आ रही है समझ आपको। यहाँ पर अब क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है, हर पार्टनर दूसरे बंदे का एजेंट है, तो इसका मतलब है कि हर पार्टनर दूसरे बंदे का प्रिंसिपल भी हो गया। 10 पार्टनर है, एक बंदा कोई भी काम करता है, बाकी 9 फंस गए। ठीक है, तो इसी तरह किसी और ने काम किया हो, दूसरे फंस गए, इस तरह किसने किया, दूसरे लायबल हो गए। इसका मतलब है कि हर पार्टनर दूसरे बंदे का एजेंट भी है और हर पार्टनर दूसरे बंदे का प्रिंसिपल भी है। इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो इस ये बेसिकली ये है कि आपने हर पार्टनर ने दूसरे पार्टनर्स के किए हुए कामों की भी जिम्मेदारी लेनी है, ऑब्वियसली जो ऑफिशियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए होते हैं। हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्लियर है ये बात। अब देखिए, लायबिलिटी एक और चीज होती है, लॉस शेयरिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इसको मिक्स नहीं करना। आप लोगों को अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है होपफुली अच्छी जगह से या अच्छे तरीके से। देखें, लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से, इनकम और एक्सपेंसेस का फर्क। 5 हेड्स होते हैं ना, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। छठा कोई हेड नहीं है। लॉस या प्रॉफिट सिंपल फर्क है आपके इनकम और एक्सपेंसेस का। ये अलग से कोई अकाउंटिंग हेड नहीं है, इसकी अकाउंटिंग की एंट्री नहीं होती। एंट्रीज इनकम या एक्सपेंसेस की होती है, उनमें से फर्क जो है वो आपको प्रॉफिट या लॉस बन जाता है। तो अगर कोई बंदा लॉस शेयर नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब लायबिलिटी भी शेयर करेगा। लायबिलिटी बिल्कुल एक अलग चीज है, वो तो आपके ऑब्लिगेशंस हैं, वो तो डेट्स हैं, आपने पे करने हैं। हमने यहाँ पढ़ लिया कि लायबिलिटी शेयर करना मस्ट है हर पार्टनर के लिए। लॉस शेयर करना क्या मस्ट था? नहीं था मस्ट, लेकिन प्रॉफिट शेयर करना मस्ट था। 5 एसेंशियल्स कौन से हो गए जरा दोबारा? ए और बी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। कैरिंग ऑन बिजनेस, पुराने बिजनेस की पार्टनरशिप अपनी हो सकती है, फ्यूचर वाले बिजनेस की पार्टनरशिप अपनी हो सकती है, अभी वाले बिजनेस की करनी है तो करें। तीसरा नंबर पे क्या था आपका? आपने वो देख लिया कि एग्रीमेंट होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। विदाउट कॉन्ट्रैक्ट देयर कैन नॉट बी एनी पार्टनरशिप। पाकिस्तान के अंदर पार्टनरशिप नहीं बन सकती विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। देन आपका क्या है चौथा नंबर पे? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयर करना मस्ट है, बेशक आप लॉस शेयर ना करो, बेशक आप कैपिटल इंजेक्ट ना करो, लेकिन आपने हमेशा प्रॉफिट शेयर करना है। इसकी एक बस एक्सेप्शन है, हम पढ़ लेंगे, वो प्रैक्टिकली होती नहीं है, लेकिन उसकी डेफिनेशन जिस तरह की है वो देख लेंगे। म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, हर पार्टनर दूसरे का एजेंट भी है, हर पार्टनर दूसरे का प्रिंसिपल भी है। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हो गया जी, क्लियर बात। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। 2 तरह की पार्टनरशिप्स होती हैं, एक होती है पार्टनरशिप एट विल और एक होती है पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल से मुराद है जिस बंदे का जब दिल करता है छोड़ के जा सकता है, आप उसको नहीं रोक सकते, उसने सिंपल एक नोटिस देना है। नोटिस देने से मुराद क्या? बताना है, इंटीमेट करना है, अगले उसको रोक नहीं सकते। अगर रोकेंगे तो दैट इज नॉट एट विल। एट विल से मुराद है मेरी मर्जी है यार, मेरी पार्टनरशिप मेरी मर्जी। ठीक है, तो अगर आप उसको रोक रहे हैं दैट इज नॉट एट विल, वो विल पे नहीं है। लेकिन अगर सिंपल वो जाते थे नोटिस दिया था, नोटिस देना जरूरी है वरना फंस जाएगा। आगे जाके इस बात को पढ़ेंगे, पार्टनर बाय स्टॉपर बाय होल्डिंग होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे, और हम कर लेंगे डिस्कस। नोटिस देना लाजमी है, लेकिन वो भी तमाम के लिए लाजमी नहीं है, वो भी पढ़ेंगे। मतलब है सही इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें जो याद रखने वाली हैं। तो पार्टनरशिप एट विल क्या है कि भाई अगर एग्रीमेंट के अंदर आपने लिखा हुआ है कि ये जो एट विल होगी तो फिर तो वही है, या अगर आपने पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं लिखी हुई तो फिर भी वो जनरली क्या कहलाएगी? एट विल ही कहलाएगी। उसमें सिंपल नोटिस देना और चले जाना है, और जिस दिन का नोटिस है उसी डेट से वो समझा जाएगा कि आपकी फर्म जो है डिसॉल्व हो गई है, फर्म खत्म हो गई है। अब जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो दोबारा अपनी पार्टनरशिप रजिस्टर करेंगे। दोबारा रजिस्टर से मतलब है कि अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो फिर उन्होंने सिंपल क्या करना होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जो है उसको बता देना होता है कि भाई हमारा ये पार्टनर चला गया, तो उसको आप अपडेट कर लें, फिर सिस्टम में अपडेट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है जी बात। दूसरी है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर आप एट विल नहीं रखते बल्कि आप कहते हैं कि किसी खास प्रोजेक्ट के लिए, किसी खास वेंचर के लिए, किसी खास टाइम के लिए हम आपस में पार्टनरशिप करें, 3 साल के लिए वही रहेंगे, 3 साल में ऑटोमेटिकली खत्म, इसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। अगर आपने कहा यार एक फ्लाईओवर हमने बनाना है, आपस में मिलकर इसका बिजनेस करते हैं, फ्लाईओवर खत्म हो गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, वेंचर खत्म हो गया, देन वी आर नॉट पार्टनर्स एनीमोर, तो ये इसको क्या कहेंगे? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। आप ये स्पेसिफिक पार्टनरशिप इसको आप कह सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड हुई है, स्टिल आप काम करी जा रहे हैं, आप कहते हैं चलो मजा आ रहा है, एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री बन गई है, काम करते हैं, मजीद थोड़ा पैसा कमाते हैं, अब ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? एट विल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है जी बात बिल्कुल। पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब आ गया टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये पार्टनरशिप्स लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। आपके जी यहाँ पर कोई मेन तो 6 तरह के 6 टाइप्स के पार्टनर्स हैं। एक 7वां ऐसे घुसा दिया और बीच में पार्टनर है ही नहीं। अच्छा, इसमें जो इटैलिक में एक बात लिखी है इसको याद रखना है आप लोगों ने। क्या लिखा हुआ है? ऑल पार्टनर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर टाइप्स या स्टेटस आर लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर फर्म्स डेट। ये जो नीचे लास्ट को छोड़ दे सब पार्टनर को, वो पार्टनर है ही नहीं ना, तो वैसे ही ये जो 6 बचते हैं ना, ये हर बंदा टुवर्ड्स थर्ड पार्टी लायबल है, हर बंदा, हर किसी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है।
कोई ये नहीं कह सकता मुझे नहीं पता था, कोई ये नहीं कह सकता मैं तो स्लीपिंग था, मैं तो नॉमिनल था, मैं तो एक्चुअल था, मैं तो फलाना फलाना। भाई उसने कहा कि हर पार्टनर जिम्मेदार है, चाहे आप कैपिटल लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, चाहे आप लॉस बियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, चाहे आप प्रॉफिट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ठीक है। क्योंकि एक वैसे हमने पढ़ा होगा कि प्रॉफिट लेना मस्ट है, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन आएगी ना, आप टुवर्ड्स थर्ड पार्टी लायबल हैं हर केस में। क्लियर है, ये आपने अब याद रखना है। अच्छा, पहला पार्टनर आ गया एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। वर्ड याद रखना है, मुश्किल है ना, तो आई कैन ऑब्वियसली ये यूज करेगा। एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर, ये वो बंदा जो एक्टिवली इन्वॉल्व, जो मजदूरी करता है बेचारा, 7-8 घंटे डेली काम के लगाता है, उसको काम आता है, मैनेज करता है काम को, इसको क्या कहते हैं, एक्चुअल पार्टनर कहते हैं। हर बंदा बन सकता है, जिसका दिल करता है बने। ये जब हम आगे जाके पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, उसमें हम क्वालिफाइड और एब्सोल्यूट ड्यूटीज पढ़ेंगे, वहां पर भी ये बात लिखी है कि हर पार्टनर का राइट है काम करने का, आप किसी को रोक नहीं सकते। खुद वो रुकना चाह रहा है तो उसकी मर्जी है, भाई मैं नहीं करूंगा, मैं तो चिल हूँ, मुझे चाहे पैसे भी काम दो, मैं घर बैठूंगा, कर ले हो। लेकिन हर पार्टनर का राइट जरूर है, हक उसका जरूर बनता है काम करने का। अच्छा, ये अगर काम करना है तो उसको क्या उसके पैसे मिलने चाहिए? पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि भाई वैसे तो पार्टनर्स को कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिकली क्या होता है, कोई बंदा अगर काम करे तो पैसे मांग भी सकता है, तो अगर पार्टनर सारे एग्री आपस में कर जाए तो उसकी रेम्युनरेशन भी लग सकती है। क्लियर है। दूसरे नंबर पे स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, ये ऐसा पार्टनर है जो थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि पार्टनर है, ठीक है। थर्ड पार्टी को कोई नहीं पता कि ये आपका पार्टनर है, ये वहां पे काम कर रहा है, थर्ड पार्टी शायद एम्प्लॉय समझो, कुछ भी समझती हो। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एक्चुअल एक्चुअल पार्टनर भी हो, मतलब काम भी साथ साथ कर रहा हो सकता है, काम ना करता हो, घर बैठा हो, बिल्कुल ही। लेकिन मेन नुकता इसका ये है डेफिनेशन का कि थर्ड पार्टी को नहीं पता कि आपका पार्टनर है, ठीक है। चाहे उधर बैठा है चाहे नहीं बैठा, लेकिन थर्ड पार्टी को पता नहीं यार ये पार्टनर है, उससे कुछ और समझती है, कुछ नहीं समझती। अब इसका क्योंकि थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है, तो अगर ये बंदा रिटायर होना चाहे, छोड़ के जाना चाहे, रिजाइन करना चाहिए, तो क्या इसको नोटिस की जरूरत है? लेकिन नोटिस तो तब देना है ना कि जब लोगों को पता हो गया भाई मैं इसका पार्टनर हूँ, अब मैं नोटिस दे रहा हूँ यार आज के बाद मैं नहीं हूँ। लोगों को पता ही नहीं है कि मैं इनका पार्टनर हूँ, तो क्या पॉइंट बनता है नोटिस देने का? तो इसको एक्सेप्शन हासिल है, इसने नोटिस नहीं देना। अदरवाइज हर पार्टनर ने नोटिस देना है भाई। अदरवाइज अगर वो नोटिस नहीं देगा, लोगों को नहीं बताएगा, लोग उसे पार्टनर समझते रहेंगे, हो सकता है उसके नाम की वजह से, उसके काम की वजह से लोग फर्म के साथ ताल्लुकात बना रहे हो, बिजनेस रिलेशंस कर रहे हो, कर्जे ले रहे हो, बाद में जाके पता लगे ये बंदा पार्टनर नहीं था, लेकिन वो स्टिल आपसे पैसे निकलवा सकते हैं क्योंकि आपने नोटिस नहीं दिया था, लोगों ने आपको इम्प्लाइड पार्टनर समझा है। यू आर पार्टनर बाय एस्टॉपल, यू आर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब आप मुकर नहीं सकते इससे, बेशक आप नहीं है पार्टनर। बात आ गई समय, नोटिस देना लाजमी, लेकिन स्लीपिंग या डोरमेंट के लिए लाजमी नहीं है। लॉजिक उसकी क्या है? लॉजिक सिंपल है कि भाई पहले भी लोगों को नहीं पता कि मैं इनका पार्टनर, तो अब मुझे क्या बताना है, ठीक है। थर्ड नंबर पे नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर से मुराद है, इसका बड़ा नाम है, बड़े चर्चे हैं इसके शहर के अंदर। तो इसने कहा कि यार ऐसे करो बच्चों, तुम लोग मेरा नाम इस्तेमाल करके जाओ पैसा कमाओ, ना तो मैं कोई पैसा इन्वेस्ट करूंगा और ना ही मैं कोई प्रॉफिट लूंगा। ये मैंने एक्सेप्शन बोली थी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की। वैसे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मस्ट, लेकिन कानून के अंदर बेसिकली ये प्रैक्टिकल तो नहीं है बात कि एक बंदा नाम दे रहा है क्यों ना प्रॉफिट ले, लेकिन कानून बस इस तरह ही उसने बयान कर दिया है कि जी चाहे ये बंदा कैपिटल इन्वेस्ट भी ना करे, चाहे प्रॉफिट भी ना ले, लेकिन आमतौर पे हो सकता है कि कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रहा हो, प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत ले रहा हो, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है इस डेफिनेशन का कि उसने अपना नाम दिया हुआ है। नाम देने वाला बंदा वैसे कैपिटल तो नहीं लगाता, प्रॉफिट ऑब्वियसली वो लेता है, रॉयल्टी कह देते हैं उसको, या किसी भी मत में उसने प्रॉफिट लाजमी लेना होता है, ठीक है। तो खैर एज पर डेफिनेशन, नॉमिनल पार्टनर इज द वन हु गिव्स हिज नेम टू फर्म विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनी कैपिटल और शेयरिंग प्रॉफिट। वो ना प्रॉफिट ले रहा है ना वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉमिनल पार्टनर। क्या वो लायबल है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी? वो तो प्रॉफिट भी नहीं ले रहा भाई, वो भी है। ऊपर हमने क्या पढ़ा? ऑल पार्टनर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस और टाइप आर लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर फर्म्स डेट। क्लियर है। ये इसको ज्यादा पकड़ना चाहिए ना, इसने नाम अपना दिया हुआ, लोग इसके नाम की वजह से कर्जा दे दे के पागल हो गए बेचारे, और अब ये कह रहे हैं मैंने नहीं देना, तो ये भी लायबल है। देन आगे पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। प्रॉफिट शेयर करना मस्ट है ना, लॉस शेयर करना तो मस्ट नहीं है। उसने कहा कि भाई देखो कानून के अंदर ये लिखा हुआ है, तो मैं अपने लॉस शेयर नहीं करूंगा, मुझे काम बहुत ज्यादा आता है, मैं काम करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं सिर्फ प्रॉफिट लूंगा, अगर नुकसान हुआ वो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। क्लियर है बात। साइलेंट पार्टनर, साइलेंट पार्टनर से बना के चिल है भाई, जिसके घर में ना कोई सुनता है ना बिजनेस के अंदर सुनता है। ही डजंट हैव एनी वॉइस और से इन मैनेजमेंट, ठीक है। छोटा से छोटा काम भी करना होता है, ये बेचारा जाकर कुछ बोलता है उसे कहते हैं तो चुप रहे, तुम्हें तब बोलना जब हम तुम्हें कहेंगे। ये है साइलेंट पार्टनर, जो बिल्कुल खामोश दबा इंसान है। तो ऐसे भी होते हैं लोग, चुप करके काम करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना हर पार्टनर का हक है।
अगर इस साइलेंट वाला भी आगे एक दिन कहेगा यार मैं तो बोलना चाह रहा हूँ, तो भाई अब उसका हक तो है, उसे बोलने दें। लेकिन अगर उसने खुद चूज किया कि नहीं भाई मैं खामोश बिल्कुल रहूंगा, मैं इन पड्डों में नहीं पड़ता, तो वो साइलेंट पार्टनर है। नेक्स्ट आ गया पार्टनर बाय स्टॉक होल्डिंग आउट, वही हमने अभी डिस्कस किया। अगर कोई भी शख्स वो असल में पार्टनर नहीं है उस वक्त, लेकिन वो लोगों को ये जाहिर करता है या दूसरा को जाहिर कर रहा है उसको पार्टनर, और वो अलाउ करता है, परमिट करता है उसको ये इस तरह शो करने से, तो वो अब पार्टनर बाय स्टॉपर या होल्डिंग आउट बन जाएगा। मिसाल के तौर पे रिटायरमेंट वाला देख लें, नोटिस ही नहीं दिया, अब वो पार्टनर नहीं है एक्चुअल में तो, लेकिन लोगों की नज़र में तो पार्टनर है। तो अगर लोगों ने कोई कर्जा दे दिया फर्म को उसके नाम की वजह से, तो क्या वो बंदा पे करेगा? वो भी करेगा। लेकिन क्या वो फर्म से प्रॉफिट्स ले सकता है उस टाइम पे? वो नहीं ले सकता, क्योंकि एक्चुअल में वो कुछ नहीं है। तो आप ये समझ लें पार्टनर बाय स्टॉपर या होल्डिंग आउट थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेदार है, बस इसको एक्चुअल में कुछ नहीं मिलना प्रॉफिट, और ऑब्वियसली लॉस में इसने शेयर करना है, इसने सिर्फ कर्जे पे करने हैं अगर जो है थर्ड पार्टी से नहीं मांगती है तो। बात आएगी समझ आप? या दूसरी एग्जांपल देख लें कि 5 बंदे बैठे हुए थे, 4 पार्टनर्स थे, कोई बिजनेस डील करने आया बंदा, उसने कहा जी हाजी साहब आप भी बैठे हैं, हाजी साहब 5 बंदे थे, आप भी इन्हीं के साथ होते हैं, पार्टनर ही हैं। उस हाजी साहब ने कहा जी जी सर मैं भी पार्टनर ही हूँ। अब उसने हाजी साहब के कहने पर या उनको पार्टनर समझते हुए फर्म को कर्जा दे दिया, उधार पे चीजें दे दी, हाजी साहब तो नहीं थे पार्टनर। अब अगले दिन फर्म डिफॉल्ट करी, फर्म ने कहा हमने कुछ नहीं देना, हमारे पास है ही कुछ नहीं। क्या वो बंदा हाजी साहब से आगे निकलवा सकता है? वैसे ऑब्वियसली नहीं निकलवा सकता है। या ये भी हो सकता है कि जी वो आए हाजी साहब भी एक साइड पे बैठे हुए थे, ठीक है, बंदा आया 4 बंदों से बात, उसने कहा यार ये हाजी साहब बैठे हुए हैं, आपके साथ ही होते हैं। उन चारों ने कहा हाँ हाँ हमारे पार्टनर ही हैं, और हाजी साहब खुशी से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे, इनकार नहीं कर रहे, सुन भी रहे हैं। तो हाजी साहब ने क्या किया है? अलाउ किया है, उनको अलाउ किया है कि वो उसको पार्टनर शो करें। तो इस केस में क्या बन गया? पार्टनर बाय शो किया, होल्डिंग आउट। क्लियर है जी बात? देन आगे सब पार्टनर, सब पार्टनर पार्टनर है ही नहीं, इसलिए इसको जब ऊपर हमने लाइन लिखी है ना, ऑल पार्टनर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर टाइप्स ऑफ स्टेटस आर लाइबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, वो हमने ऊपर वाले 6 के लिए बात की है। ये सातवां जो है सब पार्टनर, पार्टनर ही नहीं है, तो इसके लिए वो बात ही नहीं। सब पार्टनर सिंपल क्या है, किसी एक पार्टनर ने, बाकियों को पता है नहीं पता, इट डजंट मैटर, उसने कहा कि यार जो जो भी मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो आगे एक बंदे को दे देता है, मतलब असाइन नहीं कर रहा उसको। एक होता है ना इंटरेस्ट असाइन करना, इंटरेस्ट असाइन करने से मुराद क्या है कि फर्म को बता देना कि मेरे हिस्से के पैसे या सारे या इसमें से कुछ हिस्सा इस बंदे को देना, ये होता है असाइन करना। इसको हम कहते हैं ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। लेकिन सब पार्टनर के केस में इस तरह है कि बाकियों को पता ही नहीं है, ठीक है, उसने खुद अपने तौर पर फैसला किया गया जो भी मेरे को पैसे आते हैं मैं इस बंदे के साथ एक एग्रीमेंट कर लेता हूँ, उसको दे देता है। अब ये उन दोनों का आपस में ताल्लुक है, वो दोनों बेशक पार्टनर हो या जो भी हो, फर्म के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है उस बंदे का। तो क्या सब पार्टनर लायबल है थर्ड पार्टी? नहीं है भाई, उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, और सिर्फ एक बंदे के साथ उसका ताल्लुक है, उनका कोई पर्सनल जो भी अरेंजमेंट है अलग से, फर्म के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना उसको प्रॉफिट फर्म का मिलना है ना लॉस मिलना है। एक पार्टनर ने अपने तौर पर पर्सनली जाती तौर पर उसके साथ कुछ अरेंजमेंट रखा हुआ तो रख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। क्लियर है जी बात? चले लास्ट में पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप, इसमें जो डिफरेंस है पेपर में ये भी आता है। सिंपल है कि पार्टनरशिप के अंदर 5 एसेंशियल्स हैं, आपने 5 एसेंशियल्स छापने एक तरफ और दूसरी तरफ 5 एसेंशियल्स में से चीजें हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती, जैसे 2 या 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर आपको पता है कि 20 तक है, उधर मैक्सिमम जो है 50 हो जाए, कोई लिमिट है ही नहीं को ओनरशिप की, ठीक है। को है तो जाहिर मिनिमम तो 2 ही होंगे ना। बिजनेस करना पार्टनरशिप में लाजमी है, उधर तो कोई लाजमी नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदी, अब 15 बंदों ने इकट्ठे मिलकर, बिजनेस तो कोई नहीं है, उन्होंने कहा यार बस ये जमीन खरीद के इधर रहते हैं, ठीक है, घर बना लिया, 2-3 भाइयों ने मिलकर कोई प्लॉट ले लिया या एक घर बनाया, बिल्डिंग बनाया, उसमें रहने लगे, तो बिजनेस तो नहीं ना वो कर रहे। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल, पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयर करना लाजमी है, कोऑर्डिनेशन में कोई लाजमी नहीं है, करना है तो कर लें, नहीं तो ना से। हो सकता है कि आप उसे रेवेन्यू आपस में शेयर कर लें, हो सकता है कुछ भी ना शेयर करें, प्लॉट लेकर रखा हुआ है, बैठे हुए हैं, जब कभी जिंदगी में बेचेंगे तो तब वो शेयर कर लेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप में मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी, हर बंदा दूसरे का एजेंट है, उधर ऐसा कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेशन में लोग इकट्ठे ले लेते हैं, जरूरी तो नहीं है एक दूसरे को एजेंट, क्यों एक दूसरे काम के जिम्मेदार हो, उधर कौन सा बिजनेस चल रहा है। देन पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनर्स इंटरेस्ट कैन नॉट बी असाइन टू अदर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट के लिए अगर आप अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को पार्टनर नहीं बना रहे, पार्टनर बनाना तो और मुश्किल चीज है ना, उसके लिए भी तमाम का एग्रीमेंट हुई है। लेकिन अगर आप सिंपल इंटरेस्ट भी अपना किसी को असाइन करना चाहते हैं, देन उस केस में भी आपको तमाम पार्टनर्स की एग्रीमेंट लाजमी है, कंसेंट चाहिए, जबकि को ओनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। 3 बंदे हैं, 3 के नाम पे प्लॉट है, एक बंदा अपना हिस्सा बेचना चाह रहा है, बेच ले, बाकी दोनों से पूछने की भी नीड नहीं है। क्लियर है जी बात? तो ये भाई कुछ इनके जो है फर्क थे।
चैप्टर 11 हो गया जी आपका एंड। होपफुली आपको पार्टनरशिप की थोड़ी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, चलिए हम नेक्स्ट आ रहे हैं चैप्टर 12 आपका जो है रेशियो ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, पार्टनर्स के आपस में ताल्लुकात। चैप्टर 13 में हम पढ़ेंगे पार्टनर्स के बाहर वालों के साथ ताल्लुकात। सही है, अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे, एम्प्लॉयड या एक्सप्रेस। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है कि आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज, उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, वो आपको पता है ड्यूटीज दो तरह की हैं आपकी। एक होती है आपकी मैंडेटरी ड्यूटीज या उसको बोला जाता है जनरल या एब्सोल्यूट ड्यूटीज। ठीक है, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर लिखी हुई है ये 9 ड्यूटीज आपकी लिखी है वहां पे कि यार ये हर पार्टनर की ये 9 जो ड्यूटीज लाजमी है, इनको आप आपस में एग्रीमेंट के थ्रू भी नहीं चेंज कर सकते। अगर आप कहेंगे यार अच्छा ये जैसे पहली ड्यूटी है ड्यूटी टू बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली अनलिमिटेड लायबिलिटी, आप कहें नहीं यार हम एग्रीमेंट करते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी, नहीं कर सकते। उसने कहा भाई मैंने लिख दी है 9 ड्यूटीज ये वाली, इनको आप चेंज ही नहीं कर सकते। बाकी नीचे आ जाएंगे क्वालिफाइड, उनको आप चेंज कर सकते हो, इन 9 को नहीं करना। तो पहले क्या है जॉइंटली सेवरली लायबल है जो क्लियर है। देन क्या ड्यूटी टू एक्ट विद इन इम्प्लाइड एक्सप्रेस अथॉरिटी, विद इन अथॉरिटी आपने काम करना है, ये भी ड्यूटी है, इसको चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप इसको चेंज कर दोगे या जो दिल करता है करो तो फिर तो हर कोई रूल ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं रहनी फिर। ठीक है, इसलिए कानून क्या लिखता है, हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो इम्प्लाइड या एक्सप्रेस जो भी उसकी अथॉरिटी है उसी के अंदर रहकर उसने काम करना है, अथॉरिटी से बाहर नहीं जाना। ड्यूटी टू एक्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी है तो उसमें एक्ट करना है आपने लाजमी। चीजें खराब हो रही हैं, जल रही हैं, तबाह हो रही हैं और आप वहां पे चिल बैठे हैं, कौन सी मेरे अकेले की हैं, ऐसे नहीं करना। अपनी चीज समझ के आपने उस पर काम करना है, ये ड्यूटी है और ये ऐसी ड्यूटी है जो चेंज नहीं की जा सकती, मतलब ये करना ही करना पड़ना है आपको। ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस इन बेस्ट ऑफ फर्म्स इंटरेस्ट, आपने फर्म के इंटरेस्ट में काम करना है, कॉमन एडवांटेज के लिए, सबको फायदा हो रहा है, पर्सनल फायदा नहीं देखना आपने। ये फॉर एग्जांपल एक चीज आपको एक जगह से मिल रही है 100 रुपए पर यूनिट, लेकिन आपका कोई रिश्तेदार है उस उधर से 105 रुपए की मिल रही है, आप 105 वाले तरफ चलेंगे कि यार चलो कोई मेरा रिलेटिव है। भाई रिलेटिव का नहीं सोचना, आपने फर्म का सोचना, फर्म को कहाँ पे फायदा नुकसान हो रहा है। देन ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू अदर पार्टनर्स, मतलब बाकियों के साथ जरा ईमानदारी के साथ रहना, ये भी ड्यूटी है। ड्यूटी टू प्रोवाइड ट्रू अकाउंट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस टू पार्टनर्स और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, दूसरे पार्टनर्स को भी या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहां भी आएगा जहाँ पे लेट्स से पार्टनर की डेथ होगी और अभी मामला चल रहे थे। ठीक है, तो या पार्टनर किसी को ऑथराइज कर देता है, तो भाई आप उनको ट्रू अकाउंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन से मुराद क्या है कि सही सही बातें बतानी है उनको, इनकम एक्सपेंस वगैरह सही, जो आपको पता है आपने बताना है, जो उनको पता है उन्होंने बताना है, क्योंकि हर पार्टनर की जिम्मेदारी, कुछ आपने हाइड नहीं करना। ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन, हर बात आपने बतानी है भाई उनको, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बिजनेस से रेलिवेंट, कोई चीज छुपानी नहीं है। अगर आप छुपाएंगे तो आप अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर रहे हैं, आपको जो भी फायदा होगा उसमें से झूठ बोलने की वजह से वो आपने फर्म को देना है। और अगर फर्म को नुकसान हो गया आपके इन्फॉर्मेशन पूरी डिस्क्लोज ना करने की वजह से और ये साबित हो गया कि आपने इंटेंशनली इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की, तो आप नुकसान भी भरेंगे अपनी जेब से, इसलिए आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर फ्रॉड डन बाय हिम, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, धोखा देता है किसी बंदे को या किसी और पार्टनर को भी फर्म के अंदर, वो इंडेमनीफाई करेगा, पैसे भरेगा। अगर थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर धोखा करके आ जाए और फर्म को नहीं पता, अगर सबको पता है फिर तो किसने किसको देने हैं, वो तो भाई वाले को देंगे बस। लेकिन अगर 5 पार्टनर, एक पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड कर लेता है फर्म के नेम से, थर्ड पार्टी किससे पैसे मांगेगी, किससे मांगेगी, फर्म से मांगेगी। क्यों? क्योंकि एक जो पार्टनर है वो बाकी सबका एजेंट है, मतलब बाकी प्रिंसिपल है ना, तो थर्ड पार्टी तो आ जाएगी कि भाईजान जरा पैसे निकालें, 400-500 लोग मिले क्योंकि इस बंदे ने फ्रॉड किया है, फर्म दे देगी थर्ड पार्टी को। लेकिन बाद में फर्म इससे लेगी एक बंदे से, यही लिखा हुआ है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, आपने नुकसान की तलाफी करनी है क्योंकि आपने फ्रॉड किया। ठीक है, अब ये देखें ये एब्सोल्यूट ड्यूटीज के अंदर है। नीचे जब आप पढ़ेंगे ना क्वालिफाइड ड्यूटीज जो चेंज की जा सकती हैं थ्रू एग्रीमेंट, उसमें आप एक पढ़ेंगे ड्यूटी टू इंडेमनीफाई इन केस ऑफ विलफुल निग्लेक्ट, अगर लापरवाही होगी है, चाहे जानबूझ के किया लेकिन फ्रॉड नहीं हुआ, लापरवाही होगी, उन्होंने काम करना था नहीं किया, थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया, थर्ड पार्टी आएगी फर्म के पास सब पैसे भरे, फर्म ने उसको पैसे भर दिए, अब फर्म निकलवा भी सकती है पैसे इस बंदे से। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो कानून यही कहता है। लेकिन अगर फर्म ने आपस में एग्री किया हो कि यार विलफुल निगलेक्ट के केस में हम मिलजुल के नुकसान भरा करेंगे, लॉस जो भी होगा थर्ड पार्टी का लायबिलिटी हमारे सबके ऊपर आएगी, उस केस में फर्म नहीं लेगी। इसका मतलब उन्होंने उसको चेंज कर दिया ना ड्यूटी को। लेकिन फ्रॉड वाली ड्यूटी को फर्म चेंज ही नहीं कर सकती। फ्रॉड के केस में भाई हर सूद उस बंदे ने भरना है, उसने क्राइम किया है। बात आ गई सर। लास्ट है ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज इंटरेस्ट टू अदर्स विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, भाई अपना इंटरेस्ट किसी और को असाइन नहीं कर सकता जब तक तमाम पार्टनर्स एग्री नहीं करते। 9 ड्यूटीज हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता थ्रू एनी एग्रीमेंट, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है बात, ये याद रखनी बड़े जहन में आपने। मैंडेटरी है, एब्सोल्यूट, ये जनरल ड्यूटीज हैं जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर 9 फ्राइज लिख दिए गए हैं हर पार्टनर के, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता।
अब नीचे आते हैं क्वालिफाइड ड्यूटीज। ये वो वाली ड्यूटीज हैं जो जनरली तो ये जो साथ लिखी हुई है ये पाई जाती हैं, लेकिन आप इनको चेंज कर सकते हो थ्रू एग्रीमेंट। आप आपस में एग्रीमेंट करके कहीं क्या नहीं, ये जो लिखा हुआ है इसको नहीं हम मानते, हम चेंज कर देते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड क्वालिफाइड ड्यूटीज, जो कि चेंजेबल है, जो चेंज की जा सकती हैं। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट ये होती है, लेकिन आप उनको चेंज कर सकते हैं। पहले क्या, ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म। फर्म की जो भी प्रॉपर्टी है, फर्म का जो भी एसेट है, फर्म का फर्नीचर, गाड़ी, बिल्डिंग, वो सिर्फ और सिर्फ फर्म के लिए यूज होनी चाहिए। लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भाई पर्सनली भी कर सकते हैं, अलाउड है। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या है कि फर्म की जो चीजें हैं फर्म के लिए ही यूज होनी चाहिए। फर्म्स की प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम आगे जाकर देखेंगे। देन ड्यूटी नॉट टू एंगेज इन एनी बिजनेस कंपीटिंग विद द फर्म। फर्म के साथ कोई भी बिजनेस जो कंपीट कर रहा है, मतलब सिमिलर बिजनेस है, मैं भी टेक्सटाइल का काम कर रहा हूँ, और बंदा भी टेक्सटाइल का कर रहा है, बाय डिफॉल्ट आप ये नहीं कर सकते। लेकिन ये क्योंकि कौन सी ड्यूटी है, क्वालिफाइड है, इसको मतलब इसको चेंज किया जा सकता है। आप एग्रीमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ यार आप कंपीटिंग बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे ऑडिट फर्म्स में आमतौर पे होता है, लॉ फर्म्स में आमतौर पे होता है कि अब जैसे मेरी अपनी फर्म है, मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप भी है और मेरी पार्टनरशिप भी है, शहबाज नाम इनको क्यूसी रिलेटेड फर्म है, ये मेरी पार्टनरशिप है, शहबाज एसी और हनान गफार एसी है, ठीक है इनकी। और इसी के साथ मेरी शहबाज से को सोल प्रोप्राइटरशिप भी है। अब देखें चीज तो एक ही है ना, वो भी कंपीटिंग बिजनेस है, लेकिन क्योंकि क्वालिफाइड ड्यूटीज के अंदर आते हैं तो हमने जो सेकंड वाली लाइन थी उसको निकाल दिया, हमने अलाउ कर दिया कि आप कर सकते हैं। तो क्वालिफाइड ड्यूटीज को आप अलाउ कर सकते हैं, स्टिल चेंज कर सकते हैं। ऊपर वाली जो लाइन थी जनरल वाली, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। थर्ड वाली देखें, ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू लॉसेस एज पर रेशियो डिसाइडेड एज पर प्रॉफिट रेशियो। देखें अगर तो आपने कोई रेशियो डिसाइड की हुई है, आपने लेट से रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स हैं, कोई भी रेशो आपने कहा एक को 30% मिलेगा, एक को 35, तीसरे को भी 35 प्रॉफिट का। लेकिन आपने कहा है जो लॉस होगा वो 30 वाला जो है, जिसको 30% प्रॉफिट है, उसने 20% लॉस बियर करना है, किसी भी वजह से हो सकता है वो काम ज्यादा करता हो या व्हाटएवर द रीजन इज। जो 35 वाला है उसने 50% करना है, जो तीसरा 35 वाला है उसने 30% करना है। लेट्स से आपने इस तरह कर लिया। और अगर आपने लॉस की रेशियो डिसाइड नहीं की हुई तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वाली रेशियो लगेगी लॉस के ऊपर, प्रॉफिट वाली लगेगी। अनलेस अनलेस आपने स्पेसिफिकली एक बंदे को ऐड ही इस तरह किया है कि वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, उस केस में तो लॉस है ही नहीं ना। लेकिन अगर एक पार्टनर है उसने लॉस भी शेयर करना था लेकिन एग्री नहीं हुआ किस तरह करना था, तो फिर जिस हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है उस हिसाब से लॉस शेयरिंग भी होगी। क्लियर है भाई, ये ड्यूटी है लेकिन उसको चेंज किया जा सकता है ऑब्वियसली। देन ड्यूटी टू इंडेमनिफाई, ये हो गया विलफुल नेग्लिजेंस या नेग्लेक्ट, हमने पढ़ लिया। ड्यूटी टू परफॉर्म डिलिजेंटली इफ ही इज एन एक्टिव पार्टनर। अगर आप एक्टिव पार्टनर है तो आपने फुल टाइम काम करना है, लेकिन उसको भी चेंज किया जा सकता है यार, और तो आप एक्टिव पार्टनर हो लेकिन कोई नहीं, आप मतलब कि फुल टाइम ये ना देखो, आप अपना भी कर लो साथ साथ, अलाउ किया जा सकता है। ठीक है। देन ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, बगैर मुआवजे के काम करना है। लेकिन अगेन ऊपर देखें कौन सी वाली ड्यूटी है, क्वालिफाइड ड्यूटी। इसका मतलब है कि मुआवजे के साथ भी कर सकते हैं इसको, अगर आप एग्रीमेंट कर लें, इसको आप चेंज कर लें, और आमतौर पर ऑब्वियसली जो बंदा वहाँ पे एक्टिवली बैठा हुआ है पैसे मिलेगा उस चीज़ के, तो वो सैलरी या रेम्यूनरेशन भी ले सकता है। ये बात याद रखिए आपने। जनरल ड्यूटी में बार बार आपको बता रहा हूँ, शायद आपको तो इरिटेशन भी हो, लेकिन आपने इस बात को याद रखना है। जनरली एब्सोल्यूट ड्यूटीज को चेंज नहीं किया जा सकता, जो ऊपर वाली 9 है। ये जो 7 पढ़ रहे हैं क्वालिफाइड ड्यूटीज, इनको चेंज किया जा सकता है थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट। आपस में एग्रीमेंट करके आप इनको चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। ये जो 7 पढ़ रहे हैं बाय डिफॉल्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये लिखी हुई है, लेकिन वो साथ आपको ये भी बताता है कि अगर आप आपस में एग्री कर लें सारे लोग, उसको चेंज भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लास्ट वाला क्या है, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स डिराइव्ड यूजिंग फर्म्स नेम और प्रॉपर्टी। फर्म का नेम इस्तेमाल करते हुए कोई भी पर्सनल प्रॉफिट आपको मिला है, आपने मतलब है कि कोई ऐसी चीज की जो फर्म को बताई नहीं है, ज्यादा तौर पर पैसे कमा लिए, लेकिन लोगों को बताया फर्म की तरफ से, फर्म के लेटर हेड पे फर्म के नाम पे काम किया है, पर्सनल प्रॉफिट हुआ, भैया फर्म को आके देते पैसे हुआ। ठीक है। या फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए आपने कोई भी फायदा गेन आपने हासिल किया है, तो किसको आपने वापस करना है, फर्म को कर देना है। क्लियर है बात। ये भी क्वालिफाइड के अंदर है, इसको इसको भी चेंज कर सकते हैं कि भाई कोई नहीं, जो हो गया आपका ये। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट आ जाए म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अच्छा, ऊपर वाली जो ड्यूटीज थी ना, अब क्या आगे म्यूचुअल राइट्स के, हर पार्टनर के एक दूसरे के ऊपर ये राइट है, मतलब हर पार्टनर का ये राइट है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, भाई मेरा राइट है तो आपकी क्या है, ड्यूटी है। एजेंसी में इस तरह हमने कहा म्यूचुअल एजेंसी हो जाएगी, मैं एजेंट हूं तो आप क्या है, प्रिंसिपल है, आप एजेंट है तो मैं क्या हूं, प्रिंसिपल हूं। इधर म्यूचुअल राइट्स में क्या है, मेरा राइट है आपकी ड्यूटी, आपका राइट मेरी ड्यूटी, इसको हम इस तरह देख लेते हैं। ठीक, इनको भी आप म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन से होते हैं, क्वालिफाइड राइट्स इसको आप कहते हैं।
वो होते हैं राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर बंदे का राइट है बिजनेस में काम करने का, लेकिन आप एग्रीमेंट करके कर सकते हैं। जैसे वो लोग कहते हैं साइनिंग पार्टनर भाई मैं नहीं करना चाहता ना। राइट टू बी कंसल्टेड, हर पार्टनर का ये राइट है कि उसके साथ कंसल्ट किया जाए, उसके साथ मशवरा किया जाए। जो रूटीन मैटर्स हैं, डेली के छोटे मोटे काम है, मतलब एम्प्लॉय रखना है, अगर ये भी अब डिपेंड करता है ना बिजनेस के ऊपर। अगर बिजनेस बहुत छोटा है उसके लिए तो एम्प्लॉय रखना भी राइट है, एक बड़ा हो सकता है कोई, ठीक है, लेकिन आमतौर पर इनको छोटे मोटे मैटर्स कहा जाता है। रूटीन मैटर्स में मेजोरिटी इज अथॉरिटी, मतलब अगर 5 पार्टनर्स हैं तो 3 बंदे एग्री करके, ये इसमें से ना पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, वहां पर फिर आपने देखना होता है कि क्या ये रूटीन मैटर है या ये जो नीचे वाला है वेरिएशन ऑफ पार्टनरशिप है, वो बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो उन दोनों में से जो होगा फिर आपने उस हिसाब से फैसला करना है कि क्या मेजोरिटी पार्टनर्स की कंसेंट यहाँ पे सफिशिएंट है या तमाम पार्टनर्स की कंसेंट लाजमी है। रूटीन मैटर्स के अंदर मेजोरिटी पार्टनर्स की कंसेंट चल जाती है, लेकिन जो नीचे राइट टू बी कंसल्टेड इन वेरिएशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके अंदर क्या है, ऑल पार्टनर्स मस्ट एग्री फॉर वेरिएशन इन नेचर ऑफ बिजनेस। ऑल पार्टनर्स ने भाई एग्री करना है, ठीक है, फिर जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे वेरिएशन ऑफ बिजनेस की 3 आपकी एग्जांपल्स हैं, आप नोट भी करिएगा। आपने कोई पार्टनर ऐड करना हो, आपने कोई पार्टनर निकालना हो, सही है, या आपने प्रॉफिट लॉस रेशियो को चेंज करना हो, ये 3 मेजर चीजें हैं, मतलब इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है ना ये, पार्टनर को ऐड करना, निकालना या प्रॉफिट लॉस रेशियो को चेंज करना। इस अगर आपने ये करना है, अब अच्छा एडिशन के अंदर आप वो असाइनिंग ऑफ इंटरेस्ट भी कर लें, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट वो भी इसमें ऐड कर लें। अगर आपने इंटरेस्ट भी असाइन करना हो, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि आपने तमाम के तमाम पार्टनर्स की कंसेंट उसके अंदर क्या है, लाजमी है। क्लियर है जी बात। रूटीन मैटर्स के ऊपर मेजोरिटी, लेकिन ये जो वेरिएशन ऑफ पार्टनरशिप है इस केस में क्या है आपका ऑल पार्टनर्स तमाम ने करना है। देन राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करने का राइट हर बंदे का है, हर पार्टनर का है, लेकिन जो पार्टनर नहीं है उनको कोई राइट नहीं है। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इफ देयर इज नो रेशियो डिसाइडेड, अगर रेशियो डिसाइड नहीं हुई तो फिर आपने किस तरह करना है, इक्वली प्रॉफिट शेयर करना है। अगर रेशियो डिसाइड है तो उसी तरह होगा। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एडवांस, ये बात आप समझे, एडवांस लोन को कहते हैं गिवन टू फर्म। अगर किसी पार्टनर ने कर्जा दिया है फर्म को, कैपिटल की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, कर्जा। कैपिटल आपको पता है वो इन्वेस्टमेंट होती है। अगर किसी पार्टनर ने कर्जा दिया हुआ है फर्म को, ठीक है, तो वो फर्म से क्या करेगा, सूद ले सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है उसके ऊपर, जो भी रेट डिसाइडेड आपने एग्रीमेंट के अंदर, पार्टनरशिप डेट के अंदर लिखा हुआ, जो भी कर्जा देंगे उसको 15% इंटरेस्ट देंगे, 15% दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी रेट डिसाइडेड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एक रेट लिखा हुआ है, कौन सा, 6%, ठीक है। अगर आपने आपस में एग्री किया 3%, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखा हुआ 6%, कौन सा वाला लगेगा, 3% लगेगा। चाहे कम में ज्यादा, कम ज्यादा वाली बात ही नहीं है, सही है। यहाँ पे हायर ऑफ लोअर ऑफ वो वाली बात नहीं है, सिंपल है कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है तो आप वो वाला कर लें, नहीं लिखा हुआ तो 6% दे दें। क्लियर है। दूसरे वाले पॉइंट, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा हमने तो कहा था कि कैपिटल होती है इक्विटी, हमें पता है इस चीज का कि कैपिटल तो इक्विटी है। अब यहाँ पे ना पार्टनरशिप एक्ट थोड़ा सा अमेंड करता है इस कॉन्सेप्ट को। पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि ऑल्दो आप लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया एज एन इक्विटी ही किया है, लेकिन अगर कोई बंदा ज्यादा पैसे दे रहा है, मतलब लेट्स से उस अपने शेयर से भी ज्यादा वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन वो कहते हैं जो ऊपर वाले पैसे हैं ना ये आपको मैं बतौर कर्जा दूंगा, कैपिटल इसको ना आप समझे, इसको आप क्या समझे, इंटरेस्ट लोन ही मेरी तरफ से समझे। मतलब दे मैं कैपिटल की शक्ल में रहा हूँ, लेट्स से सब बंदे ने 5-5 लाख इन्वेस्ट किया है, एक बंदे ने कोई 8 लाख कर दिया या कोई 3-4 लाख की कंपनी की पेमेंट करनी थी फर्म की, उसने कहा मैं वो कर देता हूँ, उसको भी कैपिटल समझो, लेकिन इसके ऊपर मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। अगर तो एग्री कर लें आप आपस में कि भाई इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देना है, देन आप उसको इंटरेस्ट पे करेंगे उस बंदे को। लेकिन इंटरेस्ट कब पे करेंगे, अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ, अगर फर्म को लॉस हो गया तब आप उसको इंटरेस्ट वाला कैपिटल वाला इंटरेस्ट पे नहीं करना, एडवांस वाला फिर भी करना होता है। कर्जे वाला तो आपको पता है कि ऊपर ही निकल जाता है, जब आप सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी या फिर एडमिन एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वहां पर जाके फाइनेंशियल चार्जेस या इंटरेस्ट वगैरह मार्कअप एक्सपेंस वगैरह आता है, वो तो उधर ही आ गया, प्रॉफिट तो बाद में निकलता है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल है ये आपने किस सूरत में देना है, 2 सूरतें हैं। पहले नंबर पर तो ये है कि अगर तो एग्री हुआ था आपस में कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे देन देना, अदरवाइज देना ही नहीं है। दूसरे नंबर पे एग्री हुआ था लेकिन भाई प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो फिर भी नहीं देना। एग्री हुआ था, प्रॉफिट भी हो गया, अब देंगे उसको इंटरेस्ट। क्लियर है बात। देन राइट टू बी इंडेमनिफाइड और कंपनसेटेड फॉर एनी लॉस एक्सपेंस इनकर्ड फॉर फर्म। फर्म के लिए काम करते हुए कोई लॉस हो गया पर्सनल या कोई खर्चा हो गया पर्सनल, फर्म की चीजें खराब हो रही थी, इमरजेंसी सिचुएशन में एक्ट भी करना था भाई, हमारा तो राइट, वो ड्यूटी भी हमारी जनरल ड्यूटी है, अगर ना करते तो फिर भी फंसते।
तो हमने कहा एक्ट कर लिया, कोई ना कोई चीज़ लेकर यूज़ कर दी है, क्योंकि हम एजेंट भी है ना, हमने एजेंसी में भी ये चैप्टर 10 में पढ़ा हुआ है कि एजेंट ने भी इमरजेंसी सिचुएशन में परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर भी वही बात है, जनरल ड्यूटी है, आपने लाजमी करना था, आपने कर दिया, वो खर्चा हो गया, फॉर्म से जाकर खर्चा ले लें, सिंपल, आपको मिल जाएंगे पैसे। ठीक है। राइट टू रिटायर अनलेस देयर इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, हर पार्टनर का ये राइट है, वो जब दिल चाहे रिटायर हो सकता है। अनलेस देयर इज पर्टिकुलर, पर्टिकुलर तो ये था कि भाई ये काम करके रिटायर होंगे, ठीक है, वरना पर्टिकुलर नहीं रहनी थी, अगर आप जब मर्जी छोड़ें तो वो तो एट विल में होता है ना। तो इसका मतलब है कि पार्टनरशिप एट विल में हर बंदे का ये राइट है रिटायर होने का, रिजाइन करने का, लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में ये वाला सीन नहीं है, उसमें वेंचर एंड होने पे कुछ होगा। राइट्स फॉर पार्टनर्स इन केस ऑफ चेंजेस इन Constitution, addition of time venture in case of particular partnership shall be same as were before such change if new rights are not agreed। अच्छा, अब ये क्या है, देखिए अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई चेंज आती है, चेंज इस तरह की कि भाई पहले 3 पार्टनर थे, अब 4 हो गए, चेंज ऐसे कि आप पहले एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब कोई नया ऐड कर लिए, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह की एडिशन, टाइम की एडिशन आ गई है, या वेंचर की एडिशन आ गई है, या आपने पार्टनर वगैरह कोई ऐड कर दिया है, और एडिशन के बाद वाली जो चेंजेस हैं उनके ऊपर रेशोज जो हैं प्रॉफिट लॉस वगैरह की, या राइट्स जितने भी थे ऊपर हमने पढ़े हैं, वो एग्री नहीं किए गए कि क्या होंगे, तो भाई जो चेंज से पहले वाले राइट्स थे वही अब भी होंगे। मिसाल ले लेते हैं, लेट्स से कि पहले 3 पार्टनर्स थे, उन्होंने कहा कि हम इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, इक्वल वर्ड यूज हुआ था, मतलब है कि 33.33% इतना जो बनता है, तीनों कर रहे थे। अब चौथा पार्टनर ऐड कर लिया, लेकिन डिसाइड ही नहीं हुआ उसको क्या देना है, तो उसको भी अब क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा 33 पॉइंट, नहीं तो वो 100 से ऊपर निकल जाएगा। अब क्या आने का 4 वालों का 25% ईच, बात आई समझ। तो भाई जो राइट्स पहले थे वही वाले बाद में भी चलेंगे, अगर एग्री नहीं हुए नए वाले, अगर एग्री हो गए फिर तो नए वाले चलेंगे। देन राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो बंदा छोड़ के जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है, उसका भी राइट है, क्या राइट है कि भाई उसको उसके जो भी पैसे बचते हैं एडजस्टमेंट वगैरह करके, या उसे अगर लेने हैं तो ले लें, अगर उसको देने हैं तो वो रिटायरमेंट के टाइम पे देने हैं। लेकिन अगर फर्म के पास उस वक्त पैसे नहीं है, फर्म के पास 2 ऑप्शन है, वो 2 ऑप्शन देगी पार्टनर को, पार्टनर ने दोनों में से कोई डिसाइड करना। पहला ऑप्शन क्या है, भाईजान आपका 10 लाख रुपए हमने देना है, अभी तो नहीं है, ऐसे करते हैं उस 10 लाख को कैपिटल ही समझो, जब तक हम 10 लाख वापस नहीं करेंगे, जो जो आपको बिजनेस को जो जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट जैसे पहले आपको मिल रहा था उसी तरह मिलता रहेगा। आप वैसे तो हमारे पार्टनर नहीं है आज के बाद, आपने नोटिस दे दिया हुआ है, लेकिन आपको इसी तरह पैसे मिलते रहेंगे। बात आई है थोड़ी समझ। अब क्या वो आपको पार्टनर है, पार्टनर नहीं है वो आपका, लेकिन आप उसको प्रॉफिट जरूर दे रहे हैं, तो क्या वो प्रॉफिट शेयरिंग वैसे पार्टनर करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। ये ऐसा होता है जिसको प्रॉफिट तो मिल रहा है, लेकिन वो इस तरह से मिल रहा है कि भाई उसके रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ पैसे तो आप नहीं दे पाए, तो आप उन्हीं पैसों को एज कैपिटल बिजनेस में रखा हुआ है, जब तक वो सारे के सारे वापस नहीं करते, जो भी बिजनेस से प्रॉफिट होगा वो उसको प्रॉफिट का शेयर जा रहा है, लेकिन ही इज नॉट योर पार्टनर नाउ। ओके, एक सिचुएशन ये। दूसरी सिचुएशन ये, आप उसे कहेंगे भाई ऐसे कर लेते हैं, जो पैसे पड़े हुए थे उसको हम लोन कंसिडर कर लेते हैं, जब तक लोन आपका अब वो उसकी आगे डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है, हो सकता है 10 लाख है, आप उसे कहेंगे यार हर महीने लाख लाख दे देंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि यार इकट्ठे ही देंगे, जब तक नहीं देंगे आप इंटरेस्ट लेते रहो इसके ऊपर, ये भी सिचुएशन हो सकती है। बात आगे समय, आउटगोइंग पार्टनर को आपने 2 ऑप्शन देने हैं, आप उसकी मर्जी जो भी चूज करें। एक तो ये था कि यार आपके पैसे जो थे वो उसको हम कैपिटल ही अभी भी कंसिडर करते हैं, वैसे हम पार्टनर कोई नहीं है, उसको कैपिटल समझते हुए अपने पास रखते हैं, जब तक वो सारे पैसे आपको वापस नहीं करेंगे, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से जो शेयर है आपका वो आपको मिलता रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पैसों को हम कर्जा समझ के आपको इंटरेस्ट पे करेंगे और उसका कर्जा वापस करेंगे। क्लियर, खत्म हो गया। ये आपकी 9 म्यूचुअल राइट्स हैं, जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, ठीक है। लास्ट में आ गया प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म से मुराद है कौन सी चीज को फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म का एसेट समझा जाएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी से मुराद से यहाँ बिल्डिंग शिल्डिंग लैंड वगैरह नहीं है, कोई भी एसेट की बात हो रही है। फर्म्स प्रॉपर्टी शैल बी, पहले तो उसका प्रोविजन पढ़ लेना जो हमने पढ़ी है कि शैल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय फर्म, फर्म के लिए यूज करनी है अनलेस एग्रीड अदरवाइज। ये अनलेस एग्रीड अदरवाइज वाली बात क्या आ गई? अभी तो हम कह रहे हैं सिर्फ फर्म के लिए यूज करना है। जरा ऊपर जाके देखें, हमने क्वालिफाइड ड्यूटीज के अंदर आपका जो है पहला ही पॉइंट था, ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म। लेकिन ये कौन सी ड्यूटी है? क्वालिफाइड है। इसका क्या मतलब है कि अगर पार्टनर्स आपस में चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं कि हाँ भाई हम पर्सनल के लिए भी कर सकते हैं इस्तेमाल, ठीक है। इसलिए उसमें नीचे जाकर क्या लिखा है, फर्म की प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिवली फर्म के लिए यूज करना है अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अनलेस आपने कुछ और एग्री कर लिया कि नहीं भाई पर्सनल भी कर सकते हैं। कौन सी चीजें फर्म की प्रॉपर्टी है? सिंपल टर्म्स में यहाँ पे बताने की कोशिश की है आपको। प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट फॉर फर्म एंड ऑल राइट्स इंटरेस्ट है। ऑल राइट्स से मुराद क्या है, उसके अंदर जो भी फायदा शायदा होता है वो आपको
जो फर्म को मिलना था, फायदे से बता लिया कि बिल्डिंग ले लिया, बिल्डिंग को बेचना शेचना, वो भी सारे राइट्स आ गए थे ना आपके पास। तो भाई एक तो चीज़ ये है कि जो फर्म के पैसों से फर्म के लिए खरीदी गई थी ओरिजिनली, ठीक है, खरीदी फर्म के लिए गई थी, मतलब ये ऑफिस बनाना था, फैक्ट्री बनानी थी, फैक्ट्री की बिल्डिंग खरीदी फर्म के लिए गई थी, तो वो फर्म की प्रॉपर्टी है। दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टी एंड राइट्स वगैरह परचेज और एक्वायर्ड फॉर द फर्म बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स ने खरीदे हैं। ऊपर वाली चीज क्या थी, फर्म ने खरीदी थी अपने काम के लिए। नीचे वाली अब ये क्या है, पार्टनर्स ने खरीदी है लेकिन फर्म के लिए खरीदी है, फर्म के लिए खरीदी है, ठीक है। तो ये भी क्या है, फर्म की प्रॉपर्टी है। थर्ड क्या है, गुडविल, फर्म की जो भी गुडविल है, नाम है, वो भी फर्म की प्रॉपर्टी है। फर्म से बता रहे तमाम की प्रॉपर्टी को एक बता करके यार गुडविल मेरी वजह से थी, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि फर्म का मतलब कलेक्टिवली पार्टनर्स को फर्म बोला जाता है, हर पार्टनर की उसमें प्रॉपर उसका शेयर है, या तो उनको पैसे दे दो भाई उसकी गुडविल का रेट लगवा के, अदरवाइज फिर आप अकेले नहीं जा सकते। लास्ट में क्या है, एनी प्रॉपर्टी परचेज विद फर्म्स मनी विदाउट पार्टनर्स कंसेंट, अगर किसी एक बंदे ने फर्म के पैसों से कोई चीज खरीदी है, बाकी पार्टनर्स को नहीं पता, और वो चीज भी किसकी प्रॉपर्टी बन गई है, फर्म की प्रॉपर्टी बन गई है। इसमें से पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि फलां चीज फर्म की प्रॉपर्टी है या नहीं, केस में ही बन जाता है। तो आपने चार चीजें याद रखनी है। पहली क्या थी, जो चीज फर्म ने अपनी मर्जी से अपनी जिम्मेदारी से खरीदी है प्रॉपर्टी, वो फर्म की प्रॉपर्टी। दूसरी चीज क्या है, पार्टनर्स ने खरीदी है लेकिन खरीदी फर्म के लिए है, तो वो भी क्या है, फर्म की प्रॉपर्टी है। देन क्या है, गुडविल आपकी वो फर्म की है, तमाम लोगों की प्रॉपर्टी है, वो भी तमाम पार्टनर्स की। देन क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी जो फर्म के पैसों से खरीदी गई है, ऑल्दो बाकी फर्म के पार्टनर्स को नहीं पता था, तो वो भी क्या है, फर्म की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर एक पार्टनर फर्म को खरीद के देता है कोई चीज, या खुद खरीदता है फर्म के पैसों से, और साथ ही क्या करता है, एंट्री कर देता है, जो आपने क्वेश्चन में देखे होंगे कि भाई मैं फर्म को इतने पैसे दूंगा, अब क्या वो फर्म की प्रॉपर्टी है, वो नहीं है। उसने फर्म से कर्जा लेके चीज ली है, 10 लाख रुपया फर्म से कर्जा लिया, एक गाड़ी ली नेट से, और फर्म के अकाउंट्स के अंदर जाके एक एंट्री कर दी, रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर एक्स, मतलब मिस्टर एक्स ने फर्म को पैसे पे करने हैं, तो फर्म के पैसे तो ना हुए, फिर वो तो रिसीवेबल हो गए, तो इसका मतलब क्या है, वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्लियर है जी। चलिए ये था आपको चैप्टर 11 एंड 12, होपफुली आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं चैप्टर 13, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।